हेलो एवरीवन। चलो बेटा, हम लोग आज बैच नंबर 16 का आज थर्ड क्लास है ना। मेरे से गलती हुई थी, आपका क्लास था ट्यूसडे, थर्सडे और संडे, लेकिन मैं पहले वाला वो जो शेड्यूल था ना उसी के अकॉर्डिंग चल गए, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। तो फिर संडे को शायद आप मुझे खोज रहे थे अकॉर्डिंग टू ऐप। तो ये जो बैच है इसमें आपको कंप्लीट जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स है, चाहे वो जितने भी तरह का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होंगे, वो सारा कंप्लीट कवर हो जाएगा। मैं एसएससी, बैंक पीओ, सीएचएसएल में सीजीएल के बहुत करीबन 60 टेस्ट पेपर्स जो मैंने खुद डिस्कस कराए हैं क्लास में, एक एक क्वेश्चन वो लोड हो जाएगा। प्लस 2019 का सीजीएल का पूरा सारा सेट, सीएचएसएल का करीबन 5 सेट अभी तक हुआ है, तो वो सब कुछ आपका ऐप में लोड होता जाएगा। जो हम जीआईएफ के वो कैप कराएंगे, वो जैसे अभी 2 कराया है, 2 लोड हो गया है, उसके आगे जैसे होगा वो लोड हो जाएगा। तो और जितने भी कुछ पढ़ाऊंगी मैं आपको, देखो पिछले क्लास का जितना पीडीएफ था वो सारा ऐप में लोड हो गया है। सूरज जरा चेक कर लो। तो बेटा वो सारा लोड हो जाएगा आपका जो ऐप में, एक तरफ रिकॉर्डेड क्लास होगा और उसके बगल में वो पीडीएफ होगा, ठीक है। बाकी जो लोग बैच नहीं खरीदे हो, प्लीज़ आप केडी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लो और वहाँ ऊपर हेडफोन आइकन में अगर चले जाओगे तो उसमें आप पीडीएफ पाओगे। और पीडीएफ सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं है, मैथ्स का, जीएस का, दुनिया भर के पीडीएफ पड़े हुए हैं वहाँ पे। आप अपने मर्ज़ी से जो भी लेना है निकाल लो। सारे जो अभी पढ़ा रहे हैं डेमो क्लासेस के सब पीडीएफ पड़े हैं। कई पीडीएफ है उसमें जो हमारे बैच के पीडीएफ पड़े हैं। तो वो बेटा हम कभी उसको ये नहीं कहते, रेस्ट्रिक्ट नहीं करते कि नहीं आप बेनिफिटेड नहीं हो, आप जहाँ से देख सकते हो देख लो, ठीक है ना। अब वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ है, इसीलिए हम उतना मेरा है, मैं बेचूंगी, मैं किताब लिखूंगी, ये सब चीज़ें नहीं चलता हमारे यहाँ पे ज़्यादा। वो सब कुछ हम आपको देंगे। अब आओ, मैंने लास्ट क्लास में आपसे एक चीज़ कहा था। मैंने ये कहा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट मैं कैसे कराऊंगी और बेसिक कॉन्सेप्ट आप कैसे करोगे वो अच्छे से जान लो बेटा। ये भी आपको फ्री वाले में वो हेडफोन आइकन में मिल जाएगा केडी लाइव में। तो ये आप पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट निकाल लेना वहाँ से। लेकिन मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ समझाने का तरीका सुनो। मैंने कहा था नाउन, भाई हमें नाउन जो पढ़ाना था मैंने आपको उसमें जेरेंड भी पढ़ाया, उसमें इन्फिनिटिव भी बताया, उसमें मैंने आपको नाउन का कॉन्सेप्ट समझाया, नाउन कहाँ कहाँ आता है। सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, प्रेपोजिशन के बाद आता है, माई, हिज, हर, योर, जितने भी तरह के पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उसके बाद आता है, सम, मैनी, फ्यू, लिटिल, इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके बाद आता है। तो हमने आपको बता दिया था नाउन को पहचानने का तरीका, और आप कैसे नाउन पढ़ते हो हम कैसे बताते हैं। अब आते हैं हम प्रोनाउन में। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोनाउन का समझो बेटा। अगर ये वर्ब का इस्तेमाल करते हैं हम तो वर्ब के जो पहले आता है ना, वर्ब के जो पहले आता है वही तो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के जो बाद आता है, वर्ब क्या, मैं पढ़ाती हूँ क्या, इंग्लिश, मैं पढ़ाती हूँ किसको, स्टूडेंट्स, यही तो ऑब्जेक्ट है बेटा। सब्जेक्ट के प्लेस पे जब प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन, मैंने कहा था नाउन आता है, अब बोलोगे मैम प्रोनाउन अभी आप बता रहे हो, पहले तो नाउन कह रहे थे कि नाउन आता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, अब कह रहे हो प्रोनाउन आता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, है ना। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ बेटा, प्रोनाउन जैसे हम लोग कहते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। अब मैं अगर कंपनी की डायरेक्टर हूँ तो मैं एक बार पहुँच गई, सारा फाइनल कर लिया, मीटिंग हमने अपना सारा बिजनेस टर्म्स फाइनल कर लिया। अब मैं बार बार थोड़ी जाऊँगी, बार बार जाऊँगी तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, अगले बार से मैं अपने स्टाफ को भेजूँगी, और जो मेरा स्टाफ होगा मेरा पीआरओ होगा। तो वही है नाउन, एक बार जाएगा शुरू में, और एक बार जब शुरू में जाएगा तो उसके बाद बार बार थोड़ी कहेगा
कि मैं आऊँगा, नहीं ना। तो एक बार नाउन आ गया फिर वो दोबारा नहीं आएगा, उसके जगह पे प्रोनाउन आएगा। इसलिए याद रखना, जहाँ नाउन होता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे, सब जगह की बात नहीं कर सकती हूँ मैं, हम प्रोनाउन भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आर्टिकल के बाद सिर्फ नाउन आता है ना, माई, हिज, हर वगैरह के बाद सिर्फ नाउन आता है, प्रोनाउन नहीं आ सकता। लेकिन प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है ना, वहाँ पे प्रोनाउन भी लगा सकते हैं। तो याद रखना, प्रोनाउन क्या है? PRO ऑफ नाउन, यानी जो नाउन के स्थान पर आएगा वो है रिप्लेसेस नाउन। जो मैंने आपको कहा कि बार बार अगर मैं जाऊंगी तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, उसी तरह से नाउन बार बार आएगा तो उसकी इज्जत कम हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो कहेगा भाई मैं बार बार नहीं जाऊंगा, अपनी जगह पे वो प्रोनाउन को भेजेगा। अब इसका मतलब है नाउन कहाँ कहाँ आ रहा था? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, और जब वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो वो रहेगा आई, वी, दे, यू, ही, शी और इट के फॉर्म में, वो इन फॉर्म्स में रहेगा। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ आई और वर्ब के प्लेस पे लगा दूँ टीच, तो अगर कोई एक लड़का को मैं पढ़ाती हूँ, एक लड़का को, तो बेटा ये ही है। जब वर्ब के इधर आएगा ना तो वो हिम हो जाएगा। ही है, वो वर्ब के इधर आएगा तो हिम हो जाएगा। शी है, अगर वर्ब के इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? सॉरी, एक सेकेंड रुकना। आई टीच, अगर ही है तो ये इधर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लगाओगे तो हिम होगा, मैं कहूँगी आई टीच हिम। अगर इस लड़की को मैं पढ़ाती हूँ तो मैं कहूँगी आई टीच हर। अगर मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ तो आई टीच यू, यू दोनों तरफ सेम है। अगर मैं उन लोगों को पढ़ाती हूँ तो मैं कहूँगी आई टीच देम, है ना। और अगर मैं कहूँ ये लोग हमें पढ़ाते हैं तो दे टीच अस। और वो व्यक्ति यानी ही मुझे पढ़ाता है तो मैं कहूँगी ही टीचेस मी। ध्यान दो, वर्ब के पहले ये फॉर्म्स थे और वर्ब के बाद ये फॉर्म्स है। आई मी में चेंज होता है, इट में ही रह जाता है। यू और इट दोनों तरफ सेम है, बाकी देखो चेंजेस है। राइट, समझ में आया बेटा? और 2 क्लासेस चलेगा यूट्यूब में, उसके बाद फिर ये सिर्फ ऐप में चलेगा। लेकिन मैं अभी यूट्यूब में रेगुलर बेसिस पे आ रही हूँ। आज तो मेरे यूट्यूब में 3 क्लासेस है। रात को 9 बजे आपका वॉल्यूम 1 भी है। इसीलिए अगर यूट्यूब की बात करोगे तो फिर यूट्यूब में रेगुलर बेसिस पे आप 9 बजे मुझे पढ़ लो। और अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको सजेस्टेड वीडियोस में भी आपके वीडियोस, मेरे वीडियोस आपको दिखते रहेंगे। ठीक है ना? चलो, क्लियर? देखो, ये है प्रोनाउन। सब्जेक्ट के प्लेस पे ये आएंगे और वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लगाना है तो ये लगाना है। अब मुझे आप बताओगे कि अगर मैं इन सेंटेंसेस में, अगर मैं एक छोटा सा आपसे कॉन्सेप्ट पूछूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट जो एडजेक्टिव और प्रोनाउन मिला के हैं, अगर मैं ये कहूँ आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ध्यान देना बेटा, आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, यानी मैं अपना काम खुद करती हूँ। चलो, इसी कॉन्सेप्ट पे मुझे 2-3 सेंटेंसेस आप बना के बताओगे? बताओ तो। कोई लड़का बैठा है, मैं कहूँगी वो अपना काम खुद करता है। जल्दी बताओ तो। ओके सूरज। कोई लड़का है, उसके बाद मैं कह रही हूँ
वो अपना काम खुद करता है। कैसे बताओगे? बहुत जल्दी बताओ यार, आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ और ये बेसिक कॉन्सेप्ट 2 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा। फिर मुझे वर्ब में जाना है और वहाँ से फिर आप चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दोगे। जल्दी से। इस बैच में वॉल्यूम 1 नहीं होगा बेटा, ये बैच वॉल्यूम 1 से बहुत ऊपर की चीज़ है। वो लड़का, एक लड़का है यार, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। वेरी गुड आकाश, बिल्कुल सही है। अक्षय, अक्षय, ही डज होगा बेटा, ही डू नहीं होता, ही डज होता है। खैर इट डजेंट मैटर, आप अगर टेंस नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, ही के साथ डज आता है। अब मैं वर्ब पर जोर नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि आप समझ रहे हो? वह अपना काम खुद करता है। अब आओ, कोई लड़की है, मैं कहूँ वह अपना काम खुद करती है। अब ये बताओ जल्दी जल्दी। He does his work himself. Very good Prince. He does. एक लड़का है। चलो अब मुझे बताओ, लड़की, अगर मैं ही के जगह पे लड़की लाऊं तो क्या करोगे? कोई लड़की होगी तो क्या बनाओगे? जल्दी बताओ। लड़की का she does। रुचि, वेरी गुड। she does her work herself। देखो मैं सब में अपना काम खुद करता है, अपना काम खुद करती है, मैं अपना काम खुद करती हूँ, सब जगह पे मैं अपना और खुद बोल रही। लेकिन याद रखना ये सब्जेक्ट पे बेस्ड है। अब एक लड़की नहीं है, कई लोग हैं। चलो मान लो मैं ये कह दूं, कई लोग भी नहीं कहूँ, मैं कहूँगी अब ये लड़का और ये लड़की दोनों मिल गए। आप कैसे कहोगे? आप वे अपना काम खुद करते हैं। ये लड़का और ये लड़की मिल गए और दोनों अपना काम करते हैं। कैसे बोलोगे? जल्दी बोलो। लड़का और लड़की दोनों मिल के अपना काम खुद करते हैं, वे अपना काम खुद करते हैं। कैसे बोलोगे? जल्दी से। बहुत छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको आना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। नहीं आता है तो जल्दी सीखो बेटा, ठीक है? क्योंकि इसके बहुत ऊपर की चीज़ें सीखनी है। ये YouTube में चल रहा है यार, शांति से पढ़ो ना। दे डू, यस, डज नहीं बेटा, डू कर दो। वेरी गुड, वो तो आपको समझ में आ गया। दे डू, टेंस पर ध्यान मत दो, ये मैं क्या लिख रही हूँ उस पर ध्यान मत दो। दे का देयर होता है वर्क, और बेटा एक नहीं है, 2 लोग हो गए, इसीलिए सेल्फ नहीं रहेगा। अब बहुवचन में SELVES हो जाएगा। ऐसे भी जब नाउन पढ़ोगे तो पढ़ोगे, F में ख़त्म होने वाले नाउन VES ले लेते हैं। और मैं इसमें एडजेक्टिव का पोर्शन भी कंप्लीट कर रही हूँ, है ना? अब मान लो मैं भी इनमें शामिल हो गई, ये लड़का और ये लड़की मिले थे तो दे हो गए थे। चलो इस लड़के और इस लड़की के साथ मैं भी शामिल हो गई। अब सेंटेंस बनाओ तो कैसे बनेगा? अब मैं इसका हिंदी भी नहीं बताऊंगी। अगर ये दोनों जो काम कर रहे थे, दे डू देयर वर्क देमसेल्व्स, इसमें मैं भी शामिल हो गई तो सेंटेंस कैसे चेंज होगा? अब वो बताओ जल्दी से। अगर मैं भी शामिल हो गई तो सेंटेंस कैसे चेंज होगा? अब ये बताओ। देमसेल्व्स होता है आकाश, VES करना। पिक जैक, बिल्कुल सही है। वेरी गुड नितिश, वेरी गुड। मैंने आपको सेंटेंस भी नहीं कहा था, मैंने कहा मैं भी शामिल हो गई तो वी डू आर वर्क आवरसेल्व्स, क्योंकि अब सिंगुलर नहीं है, अब हम 3 लोग हो गए हैं। वी डू आर वर्क आवरसेल्व्स। देखो ही शी इट का नहीं है इसमें, और आई वी दे हो गया, और यू का नहीं है। चलो मैं आपको यू का दे दूं और आई का दे दूं। अब जरा सेंटेंस बना के दिखाओ तो। यू के साथ डू आता है और इट के साथ डज आता है। अब जरा फटाफट कंप्लीट करो तो। यू वाला लाइन कंप्लीट करो, यू वाला लाइन कंप्लीट करो तो जल्दी से। बहुत आसान चीज़ पढ़ा रही हूँ लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
आप लोग को इतना नहीं पता बेटा, SELVES होता है। अगर F लगाओगे तो SSC में वो भी आया हुआ क्वेश्चन है मिस्टेक में। OURSELF नहीं होता, SELVES होता है। चलो U का क्या होगा? तबरेज़। आपने मुझसे नहीं पूछा लेकिन बहुत सेंटेंस सही बना लिया। तबरेज़, आप मुझसे ये पूछोगे कि मैम यू में कितने लोग हैं? आप अकेली हो कि आप सब हो? समझ में आया? अगर मैं कहूँ भाई मैं अकेली हूँ तो कहोगे मैम यू डू योर वर्क योर सेल्फ। और मैं कहूँगी ना, ये सेंटेंस तो मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि ये सेंटेंस तुम खुद बनाओ। मेक द सेंटेंस योर। तो आप अकेले नहीं हो, आप बहुत सारे लोग हो। बेटा यू जो है ना, याद रखना, यू सिंगुलर भी है यानी एक वचन भी है, और यू प्लूरल भी है यानी बहुवचन भी है, दोनों है। यू एक वचन भी है, देखो कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करो। यू एक वचन भी है और एक यू बहुवचन भी है। बेटा अगर कई लोग बस इतना पढ़ा के छोड़ देते हैं, मेरा कहना है भाई, मैं कहना चाहती हूँ तुम अपना काम, तबरेज़, तुम अपना काम खुद करते हो। यू डू योर वर्क योर सेल्फ। और अगर मैं कहूँ तुम सभी स्टूडेंट्स को, बेटा तुम लोग अपना काम खुद करते हो, तो मैं कहूँगी यू डू योर वर्क योर सेल्फ, नहीं सेल्व्स। इसका मतलब है कि दोनों है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। इट डस, अब इट्स हो गया, लेकिन अब मुझे ये सेंटेंस बहुत अच्छा नहीं लग रहा। पता है क्यों बहुत अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि भाई ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, पहले ये तो बताओ। इट का इस्तेमाल किसके लिए होता है, पहले बताओ, बोलो। इट का इस्तेमाल किसके लिए होता है? इट डज इट्स वर्क इटसेल्फ। इटसेल्फ होगा बेटा क्योंकि इट सिंगुलर है। अब मुझे बताओ इट का इस्तेमाल किसके लिए होता है? जल्दी, इट का इस्तेमाल किसके लिए इट का इस्तेमाल होता है, जल्दी बताओ। इट का इस्तेमाल निर्जीव, अंकिता वेरी गुड, नेहा थिंग्स के लिए बहुत अच्छा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए रिशु बहुत अच्छा, गुड़िया वेरी गुड, एनिमल अमित दूसरा आंसर दे दिया, अमित ने दूसरा आंसर दे दिया नॉन लिविंग के लिए, और दूसरा आंसर दे दिया अमित ने एनिमल के लिए। वेरी गुड। सुनो, इट का इस्तेमाल होता है नॉन लिविंग के लिए और इट का इस्तेमाल होता है एनिमल के लिए, नॉन लिविंग और एनिमल के लिए। लेकिन बेटा एक बात बताओ, अगर मैं ये कोई यहाँ पे कुछ सोफ़ा रखा है, मैं कहूँगी यार कोई नहीं बैठता है, इट इज़ यूजलेस, कहोगे अच्छा मैम देखो आपने कहा था नॉन लिविंग के लिए, तो अब सोफ़ा के लिए इट लगा रहे हो। मैं आपको एक किताब दिखाऊं, कहूँगी इट इज़ वेरी यूज़फुल, वेरी गुड ARK, बस मैं यही देखना चाह रही थी। चलो एक आंसर आपने और दे दिया। तो मैंने ये किताब दिखाया, मैंने कहा इट इज़ यूज़फुल, इसका मतलब कहोगे मैम ने नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अगर मैं काऊ के लिए बात करूं और कहूँगी कि काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, इट गिव्स अस मिल्क, बोलोगे मैम मिल्क तो आप अगर आप देखोगे तो फीमेल प्रजाति देती है, तो अब तो शी लगाओ। बेटा मैंने पहले सेंटेंस में कह दिया अ काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, अब एनिमल के लिए आपको इट ही लगाना है, इसीलिए मिल्क देती है तो भी मैं कहूँगी इट गिव्स अस मिल्क। ठीक है। अब अगर आप मुझे एक छोटे से बच्चे का फ़ोटो दिखाओ, कहोगे मैम ये कौन है, तो मैं कहूँगी ये मैं हूँ। ये छोटा सा बच्चा है, फ़ोटो में आप पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं कह रही हूँ यस विकास जवाब दीजिए, बताइए तो जरा फटाफट। ये जो डमी वर्ड आपने कहा है बहुत सही कहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, कहूं कि ये तो मैं हूं, तो मैं कैसे बोलूँगी बताओ? ये मैं हूं, इस फोटो में जो है वो मैं हूं, मैं कहूँगी ये मैं हूं, जल्दी बताओ तो। वरुण वेरी गुड, तुमने 4th आंसर दे दिया मुझे।
तुमने मुझे 4th आंसर दे दिया, तुमने मुझे 4था आंसर दिया है। इट्स मी, नेहा ने कहा है इट्स मी, अरविंद ने कहा है इट्स आई, विकास ने कहा है इट्स आई, वेरी गुड, इट्स आई। इट्स मी बेटा, रेनन मार्टिन, नॉर्मन लुइस सब कहता है इट्स मी सही है। इट्स आई कुछ ज़्यादा ही फुटानी मार रहे हो, ओवर करेक्ट है, एक्सट्रीमली फॉर्मल है। लेकिन बेटा हम लोग को एसएससी का एग्ज़ाम देना है और एसएससी इट्स आई को सही मानती है। अब एक बात बताओ, मैं कह रही हूँ इट्स आई, अब ये ना नॉन लिविंग है, कहोगे मैम फ़ोटो तो नॉन लिविंग है। बेटा फ़ोटो की बात, वो पेपर की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें जो तस्वीर है उसकी बात कर रही हूँ। वो तस्वीर में जीता जागता इंसान खड़ा है छोटे बच्चे के रूप में, वो ना नॉन लिविंग है ना एनिमल है, ठीक है। अब कहोगे मैम बेबी है, अरे यार उसमें हमने कुछ और भेस बनाया हुआ है, चलो ठीक है, आप पहचान नहीं पा रहे क्योंकि उसमें मैं अगर किसी टीन एजर हूँ मैं और उसमें लड़के के भेस में मान लो, तो फिर भी मैं कहूँगी इट्स आई। क्यों? इसका मतलब है डमी इट एक आता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डमी? डमी का मतलब होता है बेटा पुतला। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आए सेंटेंस की शुरुआत कैसे करें, हम इट से शुरू करते हैं। इट्स 7 o'clock नाउ, इट इज़ रेनिंग, अभी क्या है? इट्स समर, समर, समर का मतलब होता है गर्मी, समर मत बोलना, इट्स समर, इट्स समर नाउ, इट्स रेनिंग। ये सब बेटा सेंटेंस में मुझे समझ में नहीं आया कि मैं शुरुआत किस वर्ड से करूं, तो मैं इट से शुरुआत कर दे रही हूँ, है ना। इन्हीं को कहते हैं, इट का इस्तेमाल दूसरा हो गया एनिमल, तीसरा इट होता है बेटा डमी, जहाँ पे डमी का मतलब समझो पुतला, पुतला, डमी का मतलब पुतला। यानी जब हमें समझ में नहीं आता तो हम क्या करें, तब हम इट से शुरू कर देते हैं, है ना। जब हमें समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, तो हम इट से शुरू कर देते हैं, उसको कहते हैं डमी। चौथा, फोर्थ, अगर हम एक छोटे बच्चे पर जाए जिसको हम शिशु कहते हैं, उसको हम इन्फेंट भी कहते हैं, शिशु को हम इन्फेंट भी कहते हैं, जिनको आप इन्फेंट या बेबी कह सकते हो। बेटा एक चीज़ बताओ, आपके बेबी से जेंडर से मतलब है? छोटा बच्चा के जेंडर से मतलब हमें नहीं होता। कई लोग कहते हैं मैम बेबी का मतलब तो लड़की होता है। बेटा तुम लोग ने तो बेबी का बाबू बना के रख दिया है ना, सोना बाबू पता नहीं क्या क्या बोलते हो, बड़ी नौटंकी चलती है ना। और जब सोना बाबू से वो तांडव करना शुरू करती है तो उसके बाद उसको और दूसरे दूसरे नाम से भी अलंकृत करते हो तुम लोग, है ना। तो बेटा बेबी का मतलब समझ लो, बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल दोनों होता है, ठीक है। इन्फेंट जब हम यूज़ करते हैं कितने खुश हो जाते हैं, देखो शुभम और नेहा सबको कितना खुश हो रही है। बेटा मैं रियलिटी बता रही हूँ तुम लोग को, समय बर्बाद मत करना, इन सब छिछोरी हरकतों के बीच में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, कुछ नहीं रखा है। बाप रे, मतलब सच कहें तो हमारा इंस्टीट्यूट में हमने ये केडी कैंपस का अपना हॉस्टल चलता था। मैंने हॉस्टल लास्ट में बंद कर दिया तबाह होके, 2 कारण से। मैं आपको रीज़न बताऊं। पहला कारण तो मैं इसलिए तबाह हो गई कि हॉस्टल में खाना चाहे जितना अच्छा दे दो, कुछ खाएंगे कुछ कहेंगे बेकार चीज़ है। अब जैसे बिहार के, यूपी के छात्र चने की सब्ज़ी बहुत प्रेम से खाएंगे, हरियाणा वाले कहेंगे हम घोड़े हैं क्या जो हमें चना खिला रहे हो, ठीक है। तो जो लड़कों का हॉस्टल था ना, उसमें दिन रात तो पता नहीं लड़कों का सिर्फ पेट में कितना बड़ा कुआं होता भगवान जाने, उनको खाने के पीछे चिक 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 होती थी। और लड़कियों के हॉस्टल में तो इतनी तबाह रहती थी, जिन लड़कियों का बॉयफ्रेंड नहीं होता था वो हर दूसरे दिन मैडम रूममेट सोने नहीं देती है, रात रात भर फ़ोन में बात करती है, एकदम हमें तबाह करके रखी। लास्ट में मैंने हॉस्टल ही बंद कर दिया यार, इन लोग को खाना और इन लोग को मनाना दोनों बहुत मुश्किल है। चलो अब आओ नेक्स्ट, इन्फेंट में। इसलिए याद रखना बेबी और इन्फेंट में हमें जेंडर से कोई मतलब नहीं होता, हम सिर्फ उसके लिए इट इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बेबी बॉय बोल दिए
तो हम ही लगाएंगे। अगर आपने बेबी गर्ल बोल दिया तो हम शी लगाएंगे। ठीक है, अब सुनो, ये जो इट है यानी कि नॉन लिविंग एनिमल, नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं, एनिमल की बात कर रहे हैं और इन्फेंट की बात कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं। अगर इट की बात करें, शी की बात करें और ही की बात करें, इन तीनों का बहुवचन दे। ये तीनों सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है और इट भी सिंगुलर है। इन तीनों का बहुवचन दे है। और बेटा आई, मैं, अगर मेरी बात होगी तो मैं अपना काम खुद करती हूँ। क्या बनाया मैंने? आई डू माई वर्क माई सेल्फ। ये आई का प्लूरल वी है। मैं अकेली हूँ तो आई, हम लोग हैं तो वी। देखो, ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? मेक इट क्लियर what is living or non living in English? Okay, Anil सी, इन इंग्लिश हम लोग जब जेंडर में जाते हैं तो बेटा ही एंड शी, जिसको भी आप लड़का और लड़की में, मर्द और औरत में, एक पुरुष और महिला में या एक मादा और नर में डिवाइड कर सकते हो, सिर्फ उन्हीं को हम लिविंग में रखते हैं। याद रखना, वायरस समेत, खैर वायरस समेत मैं कह रही हूँ, ठीक है, तो उन्हीं को हम लिविंग में रखते हैं। अब हिंदी में जैसे कहते हैं पानी बरस रहा है, हवा चल रही है, इनको भी हिंदी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कर देते हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जो लिविंग है वही लिविंग है और जिनमें जान नहीं है वो नॉन लिविंग है। आप कहोगे मैम प्लांट्स, बेटा प्लांट्स में हम पुरुष और मादा को तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसीलिए नॉन लिविंग है। इट लगेगा हमेशा उसके लिए, शी और ही नहीं लगेगा। आप जानवर में, तो बेटा जानवर में उनके वो नर है कि मादा है हमें उससे मतलब नहीं है यार। एनिमल को भी के लिए भी हम इट लगाते हैं, बट दे आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट स्टिल दे टेक इट बिकॉज वी आर नॉट बॉदर्ड विद द जेंडर। जिसके जेंडर से मुझे मतलब है हम सिर्फ उसी के लिए ही और शी लगाते हैं। अगर कहोगे मैम अगर कभी आप किसी नॉन लिविंग में, अगर आपको किसी लिविंग का गुण दिखाना हो तब हम ही और शी लगा देते हैं। इसलिए याद रखना कि जब आप पुरुष और महिला में डिफ्रेंशिएट करते हो तभी ही और शी आता है, नहीं तो एनिमल हमें मतलब नहीं यार नर है कि मादा है। प्लांट्स हमें क्या पता वो नर प्लांट है कि मादा प्लांट है, जैसे कि पपाया में होता है, पपीता में होता है, नर और मादा अलग होता है, हम लोग इट लगाते हैं। अब याद रखना, ही लड़का है उसका भी प्लूरल दे है, शी लड़की उसका भी प्लूरल दे है, इट नॉन लिविंग है और जानवर है, और बेबी है उसका भी प्लूरल दे है। मेरा प्लूरल माई आई का प्लूरल वी है, और यू तो भाई मैंने बता दिया, यू आके अकेले भी यू हो और आप सभी भी यू हो। पुनिया बेटा इस रफ्तार में जब कोविड फैल रहा है तो सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे, ये ध्यान दो, ठीक है। इसीलिए उतना आप मत समझो कि ऐसे कोविड में कोई आपको एग्ज़ाम देने बुलाएगा, ठीक है। अब बताओ जो पढ़ाया, ज़रा इसमें देखो तो बिल्कुल लिखा हुआ है, हाँ जितना पढ़ाया लिखा हुआ है। वी समझाओ बेटा, वी, मैं अकेली हूँ तो मैं कहूँगी आई डू माई वर्क माई सेल्फ, और हम सब मिल गया तो वी डू आर वर्क आर सेल्व्स। वी मतलब हम लोग, हम अकेले नहीं, मैं अकेली नहीं, हम लोग। आप अकेले को बोलूँगी यू डू योर वर्क, और आप सबको कहूँगी तो मैं कहूँगी यू डू योर वर्क। गॉड के लिए बेटा, गॉड का स्त्रीलिंग है गॉडेस, इसलिए गॉड के लिए ही लगाते हैं, गॉडेस के लिए शी लगाते हैं। हालांकि मैं कई बार कहती हूँ यार भगवान होते हैं पति परमेश्वर, नहीं सुना है तुमने? हाँ, तो फिर गॉड है तो सिर्फ ही हो सकता है, और कौन हो सकता। चलो, वायरस। रौनक, जब आप साइंस पढ़ोगे ना बेटा, तो साइंस पढ़ोगे तो वायरस को में हम लोग पढ़ते थे
कि इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के गुण होते हैं। वायरस लिविंग की तरह मल्टीप्लाई करता है ना, और नॉन लिविंग के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें, इसीलिए वायरस के लिए भी आप इट लगाओगे। ठीक है, बोलो, समझ में आ गया? और देखो, जो मैंने आपको समझाया वो बिल्कुल कोई इश्यू है बताओ? नहीं ना? इसलिए मैंने कहा अगर आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, क्योंकि मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। और मैंने आपको बताया था वर्ब के पहले ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, यही सब तो है। और देखो, यही आई उठ के पीछे गया वर्ब के तो मी बन गया, ही उठ के पीछे गया तो हिम बन गया, शी उठ के वर्ब के पीछे गया तो हर, एंड वी उठ के वर्ब के पीछे गया तो अस, यू पीछे गया तो यू है, एंड दे पीछे गया तो देम है। देखो, मैं आपको जो पढ़ाऊंगी पूरा कंप्लीट आपको एक एक चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों को आदत है हाथ में वो रखने का, किताब रखने का, कि मैं हाथ से देखूं और उसमें अपना मार्क करूं क्या लिखना है क्या पढ़ना है। तो बेटा आप फिर kdpublication.com से, मैं बाकी साइट्स का गारंटी नहीं लूँगी, क्योंकि फेसबुक में एक लड़का लड़ रहा था मुझसे कि आपकी पायरेटेड कॉपीज़ क्यों बेचते हो। भाई मैं तो उसकी ऑथर हूँ, मैं पायरेटेड थोड़ी बेचूँगी। अब आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से ले रहे हो तो वो आप सेलर को पकड़ो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो, अदरवाइज़ आप kdpublication.com से ले सकते हो। क्लास नोट्स की बुक मिल जाएगी आपको, जो क्लास में पढ़ाऊँगी वो सारा वही रहेगा। मैं आज रात में 9 बजे यही वॉल्यूम 1 पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, अब आओ, जो मैंने प्रोनाउन पढ़ाया आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, और आज हम सिर्फ प्रोनाउन और वर्ब का कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको रूट से वोकैब दिखाऊंगी। चलो, वर्ब क्या है? आप कहोगे मैम आपने ये सिखाया कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब। देखो बेटा, लास्ट क्लास देख लेना, पिछला क्लास ज़रूर देख लेना, बहुत कंसेप्चुअली पढ़ा रही हूँ। और बेटा आप लोग जो मुझे मैसेज करते हो ना बैच के लिए और ये सब के लिए, आप मुझे वैसे मैसेज करोगे बेटा तो इतनी तेज़ी से ऊपर जाता है ना कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, और ऐसे भी मेरा दूर का भी नज़र कमज़ोर हुआ पड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना, सुबह तक आप लोग को रिप्लाई आ जाएगा, क्योंकि आप लोग का मैसेजेस बहुत अधिक रहता है। व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे। ठीक है, मॉडल्स कब कराओगे रेनू? वो दूसरे बैच में भी मॉडल्स ख़त्म हुआ है बेटा, मैं एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कराऊंगी आपको। आपका सिलेबस मिल जाएगा, वो पूरा सिलेबस संभाल के रखना। जिस दिन वो सिलेबस ख़त्म मतलब बैच ख़त्म। ठीक है, वो सिलेबस पूरा ख़त्म होगा मतलब बैच ख़त्म हो जाएगा, वो सिलेबस संभाल के रखना। चलो, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया है वर्ब के पहले सब्जेक्ट, और मैंने कहा वर्ब के बाद 2 सवाल उठता है। अगर मैं कहूँ आई टीच, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच, पूछोगे क्या? मैं कहूँगी इंग्लिश। पूछोगे किसको? मैं कहूँगी स्टूडेंट्स। ये दोनों का जो जवाब है वो है ऑब्जेक्ट। फिर मैंने बताया पिछले क्लास में कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है, और मैंने लास्ट क्लास में आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे अगर मैं कहूँ टीचर्स टीच इंग्लिश, है ना, राम इज़ अ गुड बॉय, तो फिर पूछ सकते हो ना मैम ये क्या है, ये वर्ब क्या है? जैसे मैं वर्ब कहूँ क्रिया, तो बेटा क्रिया का मतलब होता है कोई काम। जैसे मैंने कहा कि नाउन आता है, फिर तुरंत कहोगे मैम नाउन की जगह पे अभी तो बताया आपने प्रोनाउन भी आता है। चलो, अब हम तीनों का प्लेस देख लिए, नाउन एंड प्रोनाउन। जहाँ नाउन आया वहाँ प्रोनाउन भी आ गया, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन और प्रोनाउन भी आ सकता है। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट सुनो ध्यान से। क्रिया, अगर मैं वर्ब की बात करूं तो मैं अगर कहूं आई टीच इंग्लिश, देखो ध्यान से, कहोगे आई टीच
पढ़ाते हो। आई रन, आई गो, आई कम, आई स्लीप। बेटा एक बात बताओ, जब मैं ये सारे काम करूँगी आप मुझे देख सकते हो करते हुए? ये सारे ऐसे एक्शंस है जब मैं करूँगी तो आप मुझे करते हुए देख सकते हो। यानी वो क्रिया क्या है? परफॉर्मिंग एक्शन है। वो परफॉर्मिंग वर्ब से, यानी कि वो क्रिया को करते हुए आप देख सकते हो। ये हम किस में रखेंगे? तो कहोगे वर्ब में तो रखोगे क्योंकि क्रिया ही तो है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई लव यू, तो क्या ये करते हुए आपको दिखाई दे रहा है? आप मेरे सामने खड़े हो, मैं कहूँगी आई नो हिम, तो क्या मुझे कोई क्रिया करते हुए दिखाई दे रहा है? मैं कहूँगी आई नो हिम। मैंने चुपचाप से कहा आई नो हिम, आपको पता भी नहीं चला कि मैंने इसको कुछ बोला है, क्योंकि मैंने जो क्रिया कहा किया वो नहीं दिखा। इसका मतलब क्रिया ही खाली नहीं है, वो सिर्फ एक्शन नहीं है। अगर ये सब आपको दिख रहा है बेटा तो ये एक्शन है, क्योंकि ये सब करते हुए मैं आपको दिख रही हूँ। ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा आई लव हिम, अगर मैंने कहा आई नो हिम, या अगर मैं कहूँ आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, यानी बी का फॉर्म, तो बेटा आपको एक्शन करते हुए नहीं दिखा। ऐसे कंडीशन में ये एक्शन नहीं है, ये स्टेट है। रिमेंबर, जो एक्शन होता है वो क्रिया होता है, वो करते हुए आप देख सकते हो। जो स्टेट होता है वो सिर्फ अवस्था होता है, उसको करते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए ये एक्शन वाले वर्ब भाई डायनामिक, डायनामिक मतलब डायनामाइट समझते हो ना, फटता है तो सबको दिखता है, वैसे याद रखो ना। डायनामाइट वाले यानी डायनामिक वर्ब्स होते हैं, और ये अवस्था वाले जो स्टेट वाले हैं उसको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। यानी जो करते हुए दिखता है वो डायनेमिक वर्ब है, यानी कि आपको एक्शन करंट वो दिखता है करते हुए। और अगर मैं कुछ ऐसा कह रही हूँ, कर रही हूँ जो आपको करते हुए नहीं दिखे, वो अवस्था वाले वर्ड होते हैं, वर्ब होते हैं, उसको स्टेटिव वर्ब कहते हैं। इसीलिए वर्ब का आपको रट्टा मारना पड़ेगा, फॉर्म्स इतना भयानक याद करना पड़ेगा कि अगर आपको कोई सोए में भी पूछे आपके मुंह से सही वर्ब निकलना चाहिए। गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन ही निकलना चाहिए। ये नहीं अच्छा सी है, सॉ, सॉ के बाद क्या होगा? नहीं भाई, ख़त्म है मामला। इसका मतलब हम लोग को भी जो वर्ब के फॉर्म्स पूछे जाते थे ना क्लास में, तो हम लोग को टाइम नहीं दिया जाता था सोचने का, एकदम इमीडिएटली फटाफट फटाफट बोलते जाओ। जैसे उठाया, नीदू स्टैंड अप, सी, सी सॉ सीन, जैसे बोलना है सी सॉ सीन। अगर हमने कहा सी सॉ सॉ, उसके बाद तब तक नेक्स्ट सीधा ऐसे खड़ा किया जाता था। द रीजन वॉज दे डिडंट गिव अस टाइम टू थिंक। दो जगह पर वर्ब के फॉर्म्स में और टेबल में। अगर हम लोग कहते 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, हम जोड़ के कर रहे हैं 3 3 ज़ा 9, बस वहीं पर रोक के दूसरा नेक्स्ट। क्यों? क्योंकि उनको पता चल जाता था कि ये जोड़ रहा है हाथ में। टेबल में और वर्ब के फॉर्म्स में आपको 1 मिनट का टाइम नहीं दिया जाता है सोचने में। अगर अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, अब तुम सोच लो स्कूल पढ़े हुए कितने साल बीत गए, आज भी अगर वर्ब के फॉर्म्स याद नहीं है, इसका मतलब है कि आपने अपनी ज़िंदगी अभी तक बर्बाद की है एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न। ओके, तो आपको जोड़ के ना आपको ये बोलना पड़ेगा टेबल्स, और ना ही जोड़ के आपको वर्ब के फॉर्म्स याद कर करके बोलने पड़ेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल सोए में कोई उठा दे तो भी आपको याद हो, इतना अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, देखो जो मैंने पढ़ाया आपको देख लो। एक्शन वर्ड्स, इसको हम यही कहेंगे डायनेमिक वर्ब्स, और स्टेट वर्ड्स यानी स्टेटिव वर्ब्स। बोलो, ठीक है। देखो क्लियर? क्या हुआ ऋतिक?
बेटा आवाज़ बंद करना। क्लियर? चलो देखो, चलिए ये हमारा वर्ब खत्म। एडजेक्टिव बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आपको, इसीलिए इसको अब आओ हम लोग लास्ट क्लास में जहाँ पे कर रहे थे वो कैब, हम थोड़ा वो कैब भी कर ले। आज हमने आपको रूट से वो कैब कराना शुरू किया था लास्ट क्लास में, और वो था जो वो कैब वो रिलेटेड टू, देखो रिलेटेड टू रिलीजियन था एंड गॉड था। हमने कहाँ तक करा दिया था? 21 तक। बेटा स्पोकन इंग्लिश का बुक अलग है, बहुत सारे बहुत कंफ्यूज हो यार, क्लास नोट्स एसएससी वगैरह के लिए है। स्पोकन इंग्लिश वाले प्लीज, स्पोकन का बुक अलग है। अब आओ 12 से लेके 17 तक, और मैं आपको इसका बता दूं कि कहाँ से बना है। डाइसी में CEY होता है, लेकिन यहाँ पे ई नहीं है, ठीक है। खतरनाक, ये बना है वर्ड ODE से, सॉन्ग हो जाता है इसका। गैमी बना है गैमेट्स से, और गैमेट्स इज द रूट वर्ड ऑफ शादी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कैसे बना है। गैमी का लिख लो खाली शादी। उसके बाद लेट्री, इसका मतलब पूजन, पूजन। मैं आपको सिर्फ रूट बता रही हूँ बेटा, ध्यान रखना। और मिस वर्ड जहाँ दिखे समझ जाओ हेट। लास्ट क्लास में जितना मैंने पढ़ाया था उसके आगे मैं करा रही हूँ। बी फॉर्म क्या होता है? BE बेटा, टारगेट। BE, बी का प्रेजेंट फॉर्म है इज़एमआर, पास्ट फॉर्म है वॉज वर, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म है BEEN, और ING फॉर्म है BEING। चलो वो कैब में देखो क्या है बेटा। डाइसी का मतलब अगर मैं कहूँ ही इज़ डाइसी, इसका मतलब है तुमको नुकसान पहुँचाएगा, इसका इंटेंशन ठीक नहीं है। ही इज़ डाइसी, वो तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा। CE हो जाता है फिर CEY, ठीक है। अब थियोडाइसी, भाई थियो का मतलब मैंने पिछले क्लास में बताया था। थियो का मतलब होता है या तो गॉड या तो रिलीजियन, यही होता है ना। थियो का मतलब गॉड नहीं तो रिलीजियन, थियो का मतलब तो वही है ना। थियोडाइसी का मतलब क्या है? भगवान इतना बुरा क्यों करता है? कभी किसी का बिल्कुल जवान बच्चा की मौत हो जाती है, कभी किसी के को बिना खाना खाए और भूख से मर जाता है। तो थियोडाइसी क्या है? ये हर क्वेश्चन का जवाब है, ये हर सवाल का जवाब है जो आप रिलीजन में ढूंढना चाहते हो और आपको मिलता है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल महाभारत से देती हूँ कि धृतराष्ट्र ने सोचा एक बार कि भाई मैं अंधा क्यों पैदा हुआ? ठीक है, सन्यासी को देखकर, उसके तेज को देखकर मेरी माँ डर के मारे आंख बंद कर ली, तो मेरी माँ की गलती थी। मैं अंधा क्यों पैदा हुआ? वो बहुत परेशान कि मैं अंधा क्यों पैदा हुआ, और उसने भगवान से पूछा, उसने भगवान से पूछा कि मुझे सिर्फ एक रीज़न बता दो कि मैं जो इतना परेशान हूँ मैं क्यों हूँ, ठीक है ना। मुझे किस पाप की सज़ा मिली है? मैंने तो अपने जीते जी पाप नहीं किए, फिर मुझे किस पाप की सज़ा मिली है? उन्हें भगवान उसके पिछले जन्म में ले गए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। उसके पिछले जन्म में ले गए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। उसके पिछले जन्म में ले गए। कहते हैं भगवान उन्हें 20 जन्म पीछे ले गए, और 20 जन्म जब पीछे ले गए तो पता चला कि उसने घोंसले में जो चिड़ियाँ रखी, मैंने अंडे दिए थे, और अंडे से फूट के जो बच्चे पैदा हुए थे, तो बच्चे जब पैदा होते हैं ना बेटा, तो बच्चों की आंखें नहीं खुलती है कुछ दिनों तक, आंखें उनकी बंद रहती है। कुछ दिनों बाद जाके बच्चों की आंखें खुलती हैं। तो बच्चों की आंखें जो नहीं खुली हुई थी ना,
तो ये एक राजकुमार था या बच्चा था, छोटा बच्चा था। ये क्या कर रहा था, ये ले लिया था तिनका और तिनके से उनके आँख को खोलने की कोशिश और आँख को उसने छेद दिया था। ठीक है ना। तो आँख में जो उसने ये डाला था तिनका, और उसके कारण उन चिड़िया के बच्चे सारे अंधे हो गए थे। कहते हैं कि 20 जन्म के बाद इसको उसकी सज़ा मिली थी। तो इट इज़ वॉट थियोडाइसी, इट इज़ एन आंसर टू द एक्सप्लेनेशन वाई यू सफ़र, वाई आई सफ़र। इसलिए कई बार देखना आपको लगेगा हमने तो कोई पाप नहीं किया है, फिर कहते हैं शायद पिछले जन्म का कोई पाप है जो भोग रहे हैं। हिंदू धर्म में ये आप लाइन बहुत बार सुनोगे। आंसर टू द क्वेश्चन वाई गॉड परमिट्स ईविल, क्यों बुरा होता है, क्यों कोई शैतान बन जाता है, या क्यों किसी के साथ बुरा होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड थियोडी। ODE, ओड का मतलब होता है जैसे कोई गीत हो या कोई भजन हो या कुछ लाइन्स ऑफ पोएम्स हो, है ना। तो थियोडी मतलब वही भजन या वही गीत या वही पोएम फॉर गॉड। इसका मतलब भजन हो गया, हिंदी में तो भजन ही कहेंगे इसको फिर हम, है ना। एंड हिम का मतलब बेटा मंत्र होता है, प्रेजिंग गॉड, वही तो भजन हुआ। अब आओ ग्यामी वर्ड कहाँ से आया, हाँ ग्यामी वर्ड कहाँ से आया, सुनो ध्यान से बेटा। बहुत सारे रूट्स उठाए गए हैं, इंग्लिश से नहीं साइंस से उठाए गए। इंग्लिश के बहुत सारे रूट्स उठाए गए हैं साइंस से। आप सुनो क्या है। साइंस में जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे फ्लावर्स का जो पार्ट्स होते हैं ना, उसमें जो मेल पार्ट होते हैं उसको एंड्रोशियम कहते हैं। इसलिए एंड्रो वर्ड कहीं देखो तो समझ आना पुरुष की बात है, ठीक है। गाइनीशियम, गाइनी या जीनी वर्ड कहीं पर सुनोगे तो समझ जाना महिला की बात है। और आपको पता है ना, पॉलिनेशन जब होता है तो ये एंड्रोशियम से पोलन ग्रेन्स गाइनीशियम पे गिरता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद गैमेट्स बनता है। तो देखो मैंने क्या कहा, पोलन गिरता है किस पे, गाइनीशियम पे। इसका मतलब है कि मिलन हो गया, यानी इसलिए गैमेट्स बना दिया गया रूट वर्ड शादी का। देखो कहाँ से बना हुआ है, साइंस से बना हुआ है। तो गैमी इज द रूट वर्ड ऑफ शादी, इसलिए थियोगैमी इज मैरिज ऑफ गॉड्स। ठीक है, थियोगैमी इज मैरिज ऑफ गॉड्स। ठीक है बेटा, ये हमारा डेमो क्लास है बैच नंबर 16 का, और 16 नंबर बैच का आज तीसरा डेमो क्लास है, और वो बहुत अच्छे जगह से शुरू हुआ है, और वो शुरू हुआ है वर्ब से। ठीक है, इसलिए आप लोग जो पूछ रहे हो कौन सा बैच ये डेली रहेगा, तो बेटा डेली हम वीक में 4 दिन तो कम से कम मैं आपके साथ वॉल्यूम 1 करूँगी। स्पोकन के बैचेस रहेंगे, ठीक है, लेकिन ये बैच का डेमो चल रहा है, ये आज 3rd है। एक आध डेमो और होगा यूट्यूब में, ये ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे है, तो मैं सैटरडे तक इसका डेमो लूँगी। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद फिर इसका डेमो बंद हो जाएगा। ठीक है, आप इंग्लिश का इंडिविजुअल अनूप ले सकते हो, लेकिन याद रखना इंग्लिश स्पेशल बैच नंबर 16 लेना, ठीक है, उसमें सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। अब आओ नेक्स्ट वर्ड, थियोलेट्री। बेटा थियोलेट्री के बदले में आइडलेट्री पहले करो। आइडल का मतलब जानते हो क्या होता है? आइडॉल मत बोलना, बहुत अजीब लगता है, आप लोग पता नहीं कैसा प्रोनाउंसिएशन करके बैठे रहते हो। आइडल का मतलब होता है मूर्ति, ठीक है, स्टैच्यू, और आइडलेट्री है मूर्ति पूजन। ये वर्ड क्यों फेमस है मैं बताती हूँ, क्योंकि आइडलेट्री आपको दिखता है हिंदुज़म में, क्रिश्चियनिटी में, लेकिन इस्लाम में नहीं दिखता। इसीलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि मूर्ति पूजन, आइडलेट्री इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। बताया मैंने, समझ में आ गया ना कि मूर्ति पूजन इस्लाम में मना है। आइडलेट्री क्या है? वर्शिप ऑफ आइडल्स। आइडल का मतलब क्या है? मूर्ति। अब मूर्ति पूजन आइडलेट्री है, तो भाई आइडल हटा के थियो लगा दिया। थियो मतलब भगवान, तो थियोलेट्री क्या होगा? भगवान का पूजन, ईश्वर की पूजा। देखो अब मिसोथिज्म क्या होगा? मिस बेटा मिसियन से बना है। मिसियन का मतलब होता है हेट। इसका मतलब जब आप हेट कर रहे हो किसको?
थिज्म को, यानी कि ईश्वर को या रिलीजन को। सो मिसोथिज्म जिन लोगों में होता है वो भगवान से, ईश्वर से नफरत करते हैं। दे डू नॉट लाइक गॉड, हेट्रेड फॉर गॉड। देख लो, थियोडाइसी आंसर टू द क्वेश्चन व्हाई गॉड परमिट्स इविल। उस सवाल का जवाब कि ईश्वर ने पाप या शैतान को क्यों रहने दिया। थियोरी इज अ हिम प्रेजिंग गॉड, भजन। थियोगैमी ईश्वर की शादी, अ मैरिज ऑफ गॉड्स। थियोलेट्री ईश्वर की पूजा, वर्शिप ऑफ गॉड्स। थियोलेट्री के बदले में आइडोलेट्री आ गया तो मूर्ति पूजन, वर्शिप ऑफ आइडल्स। एंड मिसोथिज्म ईश्वर से नफरत, हेट्रेड फॉर गॉड। बताओ। ओके विकी, अगर आज लिया है बेटा तो पिछला 2 डेमो क्लास देख लेना, यूट्यूब में पड़ा हुआ है। फाइन। जय विश्वास बेटा, पढ़ा पढ़ा के आदत हो गया, इसलिए मैं प्रिसाइज हूँ। ठीक है, चलो। हिंदी मीडियम के बेटा अधिकतर हिंदी मीडियम वाले ही पढ़ते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कुछ भी हो, आपको सेम लेवल का पढ़ना है और हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगी। आपको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम हिंदी मीडियम के समझेंगे कि नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं बेटा। देखो, बस जितना रूट था वो रूट मैंने आपको बता दिया। बाकी डिज़म का कोई रूट नहीं है और पैगनिज्म का कोई रूट नहीं है। देखो, थियोमेनिया, मेनिया का मतलब क्या होता है? सनक। मेनिया का मतलब सनक। बेटा आपको जो चीज़ की सनक हो जाएगी ना वो मेनिया हो जाता है। कुछ लोगों को हाइड्रोमेनिया होता है और दिन भर हाथ पानी से धोता रहेगा, नहाता रहेगा, कपड़े धोता रहेगा, है ना, क्योंकि उसको उस सनक सवार हो गया। थियोमेनिया क्या है? ऐसा सनक सवार हो जाना कि यार अपन ही भगवान है ना। समझ में आया? कुछ लोग मानता है क्या कि भाई अपन ही भगवान है। मतलब जैसे राम रहीम, आशाराम, ये लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था अपने लोगों के बीच में कि मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ, यानी मैं भगवान के बाद से सीधा मैं हूँ और मैं ही भगवान हूँ। ठीक है ना। एक बार आशाराम का एक कहानी है कि किसी को वो मैं जीवित कर सकता हूँ, ठीक है, और उन्होंने काफ़ी देर तक उसके फादर को और उसके ब्रदर को काफ़ी देर तक इसी बात में रखा कि बस कुछ देर पे इसमें प्राण वापस आ जाएगा, मैं इसको जीवित कर सकता हूँ। तो वो क्या है, वो अपने आप को, वो थियोमेनियाक हो गए थे, वो खुद को भगवान मानने लगे थे। ठीक है। एनिमिज्म, बेटा एनिमेट और इन एनिमेट ऐसे याद रखना। एनिमेट एनिमल से नहीं बना है खाली, एनिमेट का मतलब होता है जैसे जीवन है, वो एनिमेट है, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल। तो एनिमेट समझो जिसमें जीव है, जिसमें जीवन है, और इन एनिमेट जिसमें जीवन नहीं है। बेटा कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं, खासकर हिंदू रिलीजन में भी ये चीज़ है, पत्थर की पूजा, किसी शिला की पूजा होती है। भाई हम लोग तो बहुत अच्छे से पौधों की भी पूजा करते थे, बाद में अपने मॉडर्न बन गए तो सारे पौधे काटने लगे। अदरवाइज़ अगर पूजा वैसे ही करते रहते हैं तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपको पता है ना, जब किसी का श्राद्ध होता है तो कौवों को बुलाया जाता है, कौवों की भी पूजा होती है, कौवों को बुला के खिलाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था कि जो कौवा है ना वो सफाई कर्मचारी है, प्राकृतिक सफाई कर्मचारी है। वो पूरे दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती है, उस स्कैवेंजर है बेटा, वो सब कुछ खा लेता है। सिर्फ 2 ही जानवर है, वल्चर एंड क्रो, ठीक है, जो प्राकृतिक सफाई कर्मचारी है। लेकिन वो मॉडर्न बन गए। अदरवाइज एनिमिज्म क्या है? एक विश्वास की पौधे और निर्जीव वस्तुओं में भी प्राण है ना। इसे देखा जाए तो पार्शली हम लोग भी एनिमिज्म पे विश्वास करते हैं हिंदू धर्म में। द एट्रीब्यूशन ऑफ ए लिविंग सोल
टू प्लांट्स एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यानी निर्जीव चीज़ों में भी क्या है, जान है। ठीक है, अब डिज्म आओ। कई लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, और मैंने क्या पाप किया था। देखो बेटा, ये फीलिंग है कि अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो भगवान भी मेरे साथ गलत करते हैं। लेकिन जो डिज्म पे विश्वास करते हैं वो क्या बोलते हैं कि देखो, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ए सुप्रीम बीइंग, ईश्वर तो है लेकिन ही डज नॉट इंटरवीन इन द यूनिवर्स, लेकिन इस दुनिया के कार्यकलापों में वो इंटरफेयर नहीं करता। इसीलिए आपके साथ जो हुआ है उसके लिए भगवान को दोषी मत ठहराओ। सो दैट इज द बिलीफ ऑफ डिज्म। ध्यान से देखो। अब एक बात बताओ, मेजर रिलीजन क्या है दुनिया का? पहले मुझे ये बताओ, दुनिया का मेजर रिलीजन्स क्या है, ये पहले मुझे बताइए। कौन कौन है मेजर रिलीजन्स दुनिया का? बोलो, कौन कौन है मेजर रिलीजन्स दुनिया का? बेटा 3499 है, वो आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह करके मिल जाएगा। और बाकी अभी तो डेमो चल रहा है, ये बैच नंबर 16 का है। ठीक है, इंग्लिश स्पेशल 16 का है, और ये आज तीसरा डेमो है, इसलिए पिछला डेमो देख लेना। क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन लिख दिए हो बेटा, क्रिश्चियनिटी लिखोगे। ओके, और बताओ। बुद्धिज़्म, ओके ठीक है। इस्लाम, वेरी गुड। और क्रिश्चियनिटी हो गया। हिंदू, हिंदुज़्म कहेंगे बेटा। ठीक है। उदित, मैं रिलीजन की बात कर रही हूँ, आप बिलीफ की बात कर रहे हो। आप बहुत अच्छा लिखे हो, लेकिन मैं आपसे रिलीजन पूछ रही हूँ। सुनो बेटा, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म, है ना, ये है मेन रिलीजन। चलो अब छोटे छोटे रिलीजन में आते हैं। जैसे एक हमारे ज्यूज़ का भी रिलीजन है, जैनिज़्म भी हो गया, है ना। तो छोटे छोटे रिलीजन को भी इसमें आप, जैसे सनातन, बेटा हिंदुज़्म ही सनातन धर्म था, जो बाद में हिंदू, क्योंकि सिंधु से हिंदू बना, है ना। अब सिख, बेटा सिख पंथ में आते हैं, है ना। सिख को पंथ में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म को हिंदुज़्म में ही डाल दिया है बेटा। ठीक है। अब सुनो, आप लोगों ने सारा जितना मेजर रिलीजन था बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है। अब आओ दुनिया के जितने भी, हाँ जुडाइज़्म, ठीक है, जुडाइज़्म का भी लगा दिया आपने, बिल्कुल सही है। ज्यूज़ का हो गया। अब सुनो, ये जितने रिलीजन्स है, जो मेन रिलीजन्स है जिसको आप जानते हो, क्योंकि इसके काफ़ी लोग फॉलोवर है, ज़ोरास्ट्रिज्म, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये सबको हटा दो, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो पेगान है, जो पेगानिज्म पे भरोसा करते हैं। पेगान ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया के जितने भी मेजर धर्म ले लो, किसी पर भरोसा नहीं करते। जितने मेजर धर्म ले लो, किसी पर भरोसा नहीं करते। वो कोई एक बहुत पर्टिकुलर धर्म होते हैं, जो कुछ लोग ही हैं जो एक फॉलो करते हैं। इसका मतलब है ऐसा रिलीजन अदर दैन द मेन रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तभी मैंने आपके मुंह से बुलवाया रिलीजन्स, क्योंकि हम तो हिंदुज़्म, इस्लाम, ठीक है ना, जैनिज़्म, सिखिज़्म और क्रिश्चियनिटी, यही सब बोलते हैं। आपने तो बहुत सारे रिलीजन्स बोल दिए। इन सब को हटा के जो पेगान होते हैं वो दुनिया के मुख्य धर्मों से परे धर्म पर भरोसा करते हैं। ठीक है बेटा, मेरा एक स्पोकन इंग्लिश का भी बैच आया हुआ है, और ये बैच अभी बस आज भी इसका 3:30 बजे डेमो चला है। अगर आप चाहो तो उसको देखो। मैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से उसमें पढ़ाती हूँ, और मैं आपको बता दूँ, आपको जो वोकैबलरी करा रही हूँ बेटा, उस वोकैब का उसमें कोई मतलब नहीं है, स्पोकन में कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सारे वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। आज आप लोग इतना ही रहने दो। आपका आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे। थर्सडे को फिर 5:30 बजे मुलाकात होगी। आज मैंने आपको प्रोनाउन कराया है और मैंने कंसेप्ट वर्ब का करवाया है। बेटा ये चैप्टर नहीं कराया आपको, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट कराया है मैंने आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और एडवर्ब देखती हूँ, 2-2 करके 2 क्लास में करवा दूँगी। और ये शीट कंप्लीट कराने के बाद
आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक वोकैब जैसे रूट से वोकैब हो जाएगा, लेकिन मेरा काम था बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देना, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनका यूज़ कैसे करते हैं वो सब। उसके बाद हम ये बैच वर्ब से शुरू करेंगे, इसलिए ध्यान रखना बैच नंबर 16 वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से वॉल्यूम 1 शुरू है, यानी फर्स्ट चैप्टर वर्ब से। लेकिन बेटा वॉल्यूम 1 एक बेस है, वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिससे एसएससी मेंस में 20 क्वेश्चन और स्टेनोग्राफर में 10 क्वेश्चन आते हैं, और वो है पैसिव वॉइस। आज रात को 9 बजे मुलाकात होगी आपसे, ठीक है? चलो तब तक के लिए आराम करो और रिवीजन करो, और अगर स्पोकन का डेमो देखना है तो 3:30 बजे का देख लेना, आप समझ में आपको आ जाएगा स्पोकन में कैसे पढ़ाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या चाहिए। चलो, थैंक यू सो मच।